हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो डिजिटल एविडेंस इन्वेस्टिगेशन मैन्युअल एंड रेगुलेशंस जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा 2015 में इशू किया गया सेक्शन 119 की पावर के तहत। इस केस को डिस्कस करने का मेन कारण यह है कि जो डिजिटल एविडेंस मैन्युअल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा 2015 में इशू किया गया उसका इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में क्या महत्व है और क्या वो मैनुअल असेसिंग ऑफिसर को अपनी असेसमेंट करते वक्त उसको फॉलो करना जरूरी है। ये सारे इश्यूज प्रेजेंट केस जो कि मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, केस का नाम था सरावना सेल वर्थनम रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स एंड अदर्स। यह केस 463 आईटीआर पेज नंबर 523 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 फरवरी 2024 को आया। फ्रेंड्स, प्रेजेंट केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सिनेरियो में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक लेमैन असेसी से भी ये एक्सपेक्ट करता है जो कि किसी भी कॉर्नर में हमारी कंट्री के रहता हो कि वो अपनी रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करे और अपनी असेसमेंट को एक फेसलेस रिजीम में कंप्लीट करे, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 2015 के अंदर एक मैनुअल इशू किया था जिसका नाम था डिजिटल एविडेंस इन्वेस्टिगेशन मैन्युअल एंड रेगुलेशंस। सवाल यह उठता है कि जब कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी सर्च के अंदर, किसी सर्वे के अंदर कोई डिजिटल एविडेंस असेसी के यहां से कलेक्ट करता है तो क्या खाली उस डिजिटल एविडेंस के बिहाफ पर असेसी के अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है या वो एविडेंस और बाकी एविडेंस से कोरोबरेट होना चाहिए असेसी की एडिशंस करने के लिए। यह मैनुअल इस बात पे भी जोर देता है कि जो एविडेंस रेवेन्यू असेसी के यहां से कलेक्ट करके लाते हैं डिजिटल एविडेंस, वो उस डिजिटल एविडेंस को किस तरीके से प्रिजर्व करना है, किस तरीके से रखना है ताकि उसकी रिलायबिलिटी बनी रहे, ये सारी बातें भी इस मैनुअल में दी गई हैं। प्रेजेंट केस के अंदर जब रेवेन्यू ने सर्च किया था तो 61,948 फाइल्स को कलेक्ट किया गया और बाद में इसमें से खाली 8,993 फाइल्स ऐसी थी जो रीडेबल थी और बाकी फाइल्स जो हैं वो करप्ट हो चुकी थी। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जब ये मैटर कोर्ट के पास गया तो कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो डिजिटल एविडेंस है उसको सही तरीके से प्रिजर्व नहीं किया गया, उसको सही तरीके से यूज नहीं किया गया, तो जो भी असेसमेंट्स उसके बिहाफ पर की गई हैं वो वैलिड नहीं है और दोबारा इस मैटर को सारी असेसमेंट्स को क्वैश करके दोबारा रिमांड बैक किया गया। फ्रेंड्स, इसके अलावा कोर्ट ने प्रेजेंट केस में क्रॉस एग्जामिनेशन के मुद्दे पर भी अपनी टिप्पणी की और कोर्ट ने यह कहा कि यदि रेवेन्यू किसी की स्टेटमेंट पर रिलाय करता है और असेसी ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स उसके क्रॉस एग्जामिनेशन की मांग करता है तो ये असेसी का एक इंपॉर्टेंट राइट है जिसको डिनाई करके असेसी की असेसमेंट नहीं की जा सकती। प्रेजेंट केस में असेसी रिट कोर्ट में था, रेवेन्यू जो है वो टेक्निकलिटीज के ग्राउंड पर रिट को चैलेंज कर रहा था, तो कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में यह बोला है कि यदि कोई रिट के अंदर कोई टेक्निकलिटीज भी हैं जिसकी वजह से असेसी उनको पूरा नहीं कर पा रहा तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस रिलीफ को मोल्ड करें बेशर्ते इसके कि उस रिट को एट द फेस डिसमिस कर दें। जो हाई कोर्ट्स का मेन मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जस्टिस किया जा सके और किसी तरीके से मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को अवॉइड किया जा सके। तो प्रेजेंट केस में
कोर्ट ने क्रॉस एग्जामिनेशन की बात की, डिजिटल एविडेंस की बात की और इस केस में एक विटनेस के ऊपर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट ने यह कहा कि जब कभी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है सर्च के अंदर, तो उसके अंदर 2 विटनेस होते हैं जो कि उस लोकेलिटी के होने चाहिए। प्रेजेंट केस में एक विटनेस जो था वो एक जीएसटी ऑफिसर था, तो कोर्ट ने यह कहा कि ये विटनेस भी प्रॉपर नहीं है, तो उस स्टेटमेंट को भी रिलाय नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सरावना सेल्वा रत्नम रिटेल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स एंड अदर्स। यह केस मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 463 आईटीआर पेज नंबर 523 पर रिपोर्ट किया गया और इस केस का जजमेंट 23 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।